जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के जितने भी मैथ का क्वेश्चन है सभी को सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। प्रश्न संख्या 76। 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। तो समतुल्य बट्टा के लिए हम लोग फॉर्मूला का उपयोग जो करते हैं वो x जोड़ y माइनस x गुना y बट्टे 100। ये 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। अब इसको यदि हल करेंगे तो हो जाएगा 30 और 20 50, और 3 और 2 को गुना करेंगे 6। 50 में से 6 घटेगा तो ये हो जाएगा 44। अभी केवल इन दोनों का निकला है समतुल्य बट्टा। अब ये जो 44 आया, 44 का और 10 का, इन दोनों का समतुल्य बट्टा जब निकालेंगे तो यहाँ से भी समान फार्मूले का उपयोग करेंगे। x जोड़ y माइनस x गुना y बट्टा 100। अब जब इसे हल करेंगे तो 0 से 0 कटेगा और 10 से भाग देंगे 44 में तो ये हो जाएगा 4.4। यानी कि इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा ये 44 और 10 54 माइनस का 4.4। अब यदि इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद होगा 54 4.4। यहाँ पे हो जाएगा 0, घटाएंगे 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ 10 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 4, 49.6, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 77। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। तो 20% लाभ, पहले बट्टा को लिखेंगे तो ये हो गया मार्क प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। 10% बट्टा दे रहा है तो 10% को लिखते हैं 1/10। तो यदि मार्क प्राइस 10 था तो 1 का छूट दिया, ये हो जाएगा 9। अगला कह रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% को लिखते हैं 1/6। तो यहाँ पे हो जाएगा CP और ये SP। अब यहाँ 20% को 1/5 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेलिंग प्राइस और 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और 6 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है दोनों में समान हमारा नहीं दिख रहा है, और इसे समान करना है क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस जितना है यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस उतना ही होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसे गुना कर देंगे। इसमें सेलिंग प्राइस दोनों को बराबर करेंगे तो एक को इसको 6 से गुना कर देते हैं और आगे वाला को गुना कर देंगे 9 से। अब ये जो बनेगा ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 6 नाम 54, और ये हो जाएगा 9 पचे 45, और ये हो जाएगा 9 छक्की 54। अब यहाँ से देखें तो सेलिंग प्राइस हमारा समान हो गया। अब आगे दिया हुआ है, आगे कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है वो 800 रुपया है, और अंकित मूल्य कितना के अनुपात में है, 60 के अनुपात में। यानी कि 60 बराबर हमारा दिया हुआ है 800, 60 बराबर दिया हुआ है 800। पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 45 अनुपात। तो निकाल लेते हैं इसे, 60 बराबर 800, तो 1 बराबर हो जाएगा 800/60, और 45 का निकालेंगे तो 45 से गुना। इसको काटेंगे 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 से काटेंगे 4 दूना 8। अब 2 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 तिया 6, 0 और 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 600। तो हो जाएगा हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 78। एक पार्टी में शामिल महिलाओं और पुरुष महिला को W लिख देते हैं और पुरुष को M लिख देते हैं।
इसका अनुपात दिया हुआ है 3:2। आगे कह रहा है जब 20 पुरुष शामिल हो गए तो अनुपात उल्टा हो गया। पुरुष शामिल हो गया तो यहाँ पे 20 को जोड़ देते हैं। अब 20 को पुरुष शामिल होने के बाद में ये अनुपात जो है वो उल्टा हो गया। उल्टा यानी कि ये हो गया 2:3। 2:3। तो इसमें पूछ रहा है कि पार्टी में शामिल महिलाओं की संख्या थी। तो यदि पुरुष शामिल हो रहा है तो पुरुष यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 हो गया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा। लेकिन महिला शामिल नहीं हो रहा है, ना ही महिला जा रही है, तो महिला तो दोनों जगह समान होना चाहिए, जो कि यहाँ पे महिला 3 है और यहाँ महिला 2 है। तो ऐसे नहीं चलेगा, हम लोगों को महिलाओं को समान करना होगा। और जब समान करेंगे तो इसको ऊपर वाला से गुना कर देते हैं। ये हो जाएगा 3 से और ये हो जाएगा 2 से। अब यहाँ पर भी महिला हो जाएगा 3 दूना 6 और यहाँ पर भी 3 दूना 6 और पुरुष हो जाएगा 2 दूना 4 और यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9। यदि पुरुष यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 और 2 को गुना किया तो यहाँ हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 9। अब देखिए पहले पुरुष था 4 और अब पुरुष हो गया 9, तो वृद्धि कितना का हुआ? 5 अनुपात का। और संख्या में देखें तो 5 अनुपात कितना क्या वृद्धि के बराबर हुआ? 20 का। तो 1 अनुपात का निकालेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौका 20। पूछा गया है महिला, तो महिला कितना है? 3 दूना, महिला है 3 दूनी 6 और 1 अनुपात का मान आया है 4, तो 4 गुना 6 कर देंगे तो हो जाएगा 4 छक 24। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 79। प्रश्न संख्या 79। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पता चलता है कि एक रेलगाड़ी 3 सेकंड में पार करती है तथा उतनी ही लंबाई की विपरीत दिशा में चलने वाली रेलगाड़ी 4 सेकंड में व्यक्ति को पार करता है। यानी कि 2 रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी को मान लेते हैं, एक को T1 और दूसरे को मान लेते हैं T2 और दोनों का जो लंबाई है वो समान है, तो मान लेते हैं इसका लंबाई x है। T1 का भी लंबाई x और T2 का भी लंबाई x मान लेते हैं। आगे सवाल में कहा गया है कि 3 सेकंड और 4 सेकंड 3 सेकंड और 4 सेकंड में पार करता है और विपरीत दिशाओं में चलता है। तो यदि विपरीत दिशा में चल रहा है तो यहाँ से यदि हम लोग निकालेंगे कुल लंबाई, तो विपरीत दिशाओं में ट्रेन की भी लंबाई आपस में जुट जाती है। x है एक ट्रेन का, दूसरा ट्रेन का भी x, जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो दोनों का लंबाई यहाँ पर जो है जुटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल लंबाई 2x। कुल लंबाई हो गया इसका 2x। अब इसको आगे लिखेंगे, 2x हो गया, तो फिर यहाँ पे इसे हम लोग लिख सकते हैं, यह हो गया कुल लंबाई कहें या दूरी कहें। अब यदि दूरी है, यहाँ पर यदि इंडिविजुअल देखें एक एक करके, तो पहला रेलगाड़ी को 3 सेकंड में पार करता है, एक रेलगाड़ी 3 सेकंड में पार करता है। यहाँ ये दिया है रेलगाड़ी का लंबाई, ये हो गया समय, तो यहाँ से चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी कितना मान लिया है इसका? रेलगाड़ी का लंबाई के बराबर ही दूरी होगा, दूरी माने हैं x, तो यहाँ पे चाल हो जाएगा x बटे 3। समान तरीके से दूसरा में भी देखेंगे तो दूसरा का लंबाई भी है x और इसका भी पार करने में समय जो लग रहा है 4 सेकंड, तो यहाँ पर भी चाल जो हो जाएगा दूसरा रेलगाड़ी का वो हो जाएगा x बटे 4। ये हो गया पहला रेलगाड़ी का चाल, ये हो गया दूसरा रेलगाड़ी का चाल, और ये हो गया कुल ये हो गया दूरी। करें ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करने में कितना समय में पार करेगी, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये हो गया हमारा कुल दूरी, दोनों दूरी को आपस में जोड़ देते हैं, इसको सापेक्ष दूरी बोलते हैं, और ये हो गया सापेक्ष चाल को भी आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ से इसे अब हल करेंगे। अब हल यदि यहाँ से करेंगे तो 3 और 4 का लेना होगा लघुत्तम, और 3 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 12 हो गया। अब इसे हल करेंगे, 3 से भाग देंगे 4 बार में, 4 से गुना करेंगे 4, 4 से भाग देंगे 3 बार में कटेगा, और 3 से गुना करेंगे तो 3, और ऊपर में है हमारा 2x। इसको लिख सकते हैं 4x जोड़ 3x, और ऊपर में है 2x। आगे इसे हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x, इसको उल्टा कर देते हैं, 12 हो जाएगा ऊपर,
12 ऊपर हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7। 1 मिनट, ये ऊपर नहीं होगा, यहाँ से ये ऊपर नहीं होगा। इसको अभी हम लोग अलग अलग ही हल कर लेते हैं, अलग अलग ही अभी से हल करते हैं। अब अलग अलग हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा समान तरीके से होगा। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x और यहाँ पर बट्टे में हो जाएगा 12। 7x बट्टे हो जाएगा 12। ये बराबर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। अब यदि इसे और आगे हल करते हैं तो और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, कहाँ दे दिए इसको, यहीं रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा 2x बटे 7x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये हो जाएगा कुछ नहीं है तो 1 होगा। और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 1 बटे 12, 1 बटे 12 आएगा। यहाँ से आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x और नीचे हो जाएगा ये 4 और 3 को जोड़ेंगे 7x और बट्टे में हो जाएगा 12। अब जब इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये उल्टा हो जाएगा, 12 हो जाएगा ऊपर और 7x हो जाएगा नीचे। x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 दूना 24 बट्टे में 7। अब 7 से इसको भाग देंगे तो हो जाएगा ये 7 21, बचेगा 3 और नीचे में है 7, ये हो जाएगा सेकंड। 3.3 बट्टे 7 सेकंड का समय लग रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80, इसमें पूछा गया है कि यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अंतर 15.25 रुपया हो तो धनराशि क्या होगी। जो भी दर दिया हुआ रहता है उसको पहले हम लोग भिन्न में लिख लेते हैं और 5% को लिखा जाता है 1/20। अब देख लेते हैं कि कितने वर्ष तक का कहा गया है। तो समय जो कहा गया है वो 3 वर्ष तक का कहा गया है और 3 वर्ष के लिए हम लोग इसका क्यूब करके मानते हैं। जितना वर्ष का कहा जाता है कहा जाए उतना का हम लोग उतना ही पावर लिखेंगे और उसके बराबर हम लोग मान लेंगे मूलधन। अब यदि इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब करने के बाद जो है हो जाएगा 8000। तो मान लेते हैं कि मूलधन कितना था, 8000 था। अब यहाँ से आगे हम लोग क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। अब 8000 था तो इसमें से ब्याज लग रहा है 5%, तो और 3 वर्ष लग रहा है तो पहला जो है 5% को लिख सकते हैं 1/20। अब ये 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 400, ये हो गया 400। अब फिर इसका निकालेंगे 20%, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ ही होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज। फिर इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा अब 20 बार में, ये हो गया 20 और फिर इस 20 पर भी लगेगा 1/20% और इसको 20 से 20 को काट देंगे तो ये हो जाएगा 1। और यहाँ 3 वर्ष का कहा गया है तो यदि 3 वर्ष का कहता है तो हम लोग इसे गुना करते हैं 3 गुना 1, मतलब 3 1 से गुना करते हैं। जितना भी आया है इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे और फिर इसको 1 से गुना करेंगे। ये जो आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा और बाकी जो आएगा ये चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। यानी कि कुल मिलाकर जो यहाँ से यहाँ तक ब्याज को ऐड करेंगे तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। और यदि केवल ऊपर वाला को देखें तो यहाँ तक में जो है ये केवल साधारण ब्याज है और इसका अंतर दिया हुआ है 15.25। तो अंतर यही वाला है और इसको यदि हल करेंगे तो 20 तिया 60 और 1 गुना 1 करेंगे 1, 60 और 1 61, यानी कि 61 बराबर दिया हुआ है 15.25। आगे इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15.25
25। यह कितना का मान दिया है? 61 का। तो इसे 61 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अनुपात का या 1 रेशियो का बोल सकते हैं, जो भी बोले। और मूलधन कितना माने हैं? 8000। तो इसको 8000 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ये कुल मूलधन। अब दशमलव को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 जीरो। इस 2 जीरो से 2 जीरो को हम लोग काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। और आगे इसे 2 जीरो से 2 जीरो को काटने के बाद फिर इसे क्या करेंगे? भाग देंगे। 61 से भाग देंगे, 61 एकम 61, और फिर भाग देंगे 61 से 2 बार में कटेगा, 61 से 2 बार में कटेगा, और फिर ये 5 बार में कटेगा। आप चाहें तो भाग देकर देख सकते हैं कि 61 से भाग देंगे तो ये संख्या पूरा का पूरा जो है 15 25, ये 61 से भाग देंगे तो 25 बार में ये कट जाएगा। और 25 को फिर 8 से गुना करेंगे तो 25 8 हो जाता है 200, और यहाँ पर 1 जीरो है तो ये लगा देंगे 1 जीरो। कुल मिलाकर हो जाएगा 2000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग। पिता को मान लेते हैं फादर और पुत्र को मान लेते हैं सन। इसका योग दिया हुआ है 60 वर्ष। 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। ये 6 वर्ष पहले का बात कर रहा है। 6 वर्ष पहले पिता का आयु पुत्र के आयु का 5 गुना, पुत्र का आयु का 5 गुना था, पुत्र की आयु का 5 गुना था। 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अब यहाँ से यदि हम लोग देखें तो ये हो गया f, इसको नीचे ले आएंगे, s को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा s बराबर 5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। फादर का 5x और सन का x, 5x और x, तो यहाँ पर रख देंगे 5x और जोड़ x बराबर हो गया 60, बराबर हो गया 60। अब यदि इसे आगे हल करेंगे तो 5 और 1 हो जाएगा हमारा 6x। 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं कि हमें घटाना भी पड़ेगा क्या। इसका जो आयु यहाँ पे 6 वर्ष पहले दिया हुआ है उसे हम लोगों को घटाना भी पड़ सकता है क्या, देख लेते हैं। इसमें से हम लोग 6 वर्ष का आयु घटा देते हैं। 6 वर्ष पहले का दिया हुआ है तो इसमें 6 वर्ष पहले पिता का भी आयु है और पुत्र का भी आयु है। तो हम लोग यहाँ इसमें माने हैं फादर और सन का, तो इसमें दोनों का 6-6 वर्ष करके माइनस कर देते हैं। 6 वर्ष इसका भी घटेगा, 6 वर्ष इसका भी घटेगा, तो कुल मिलाकर के घटेगा 12 वर्ष। और जब इसे आगे हल करेंगे तो फिर हो जाएगा 5 और 1 6x बराबर, घटाएंगे 60 में से 12 तो ये हो जाएगा 48। 6 से काट देंगे 8 बार में, x का मान आ गया 8 और x किसका है? s का है, सन का। तो यहाँ पे पूछा भी गया है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, यानी कि अभी x का मान आ गया 8, तो 6 वर्ष का बाद निकालेंगे तो इसमें 6 को जोड़ देंगे तो 8 और 6 हो जाएगा 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 82। इसमें कहा जा रहा है कि एक सामान को 29% हानि पर बेचा जाता है, 29% हानि पर। यदि उसे 84 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो 11% का लाभ होता। 29% हानि यानी कि 100 में से 29 घटेगा तो ये हो जाएगा 69%। 69% पर बेच रहा है सॉरी 69 होगा नहीं, 71 हो जाएगा, 69 नहीं होगा, 71 हो जाएगा। 71% पर बेच रहा है तो उसे 11% लाभ पर बेचेगा तो कितना बेचना होगा? 111% में बेचेगा।
बेच रहा है 71% में और बेचना है 111% में, और यही दोनों का अंतर दिया हुआ है 84 रुपया। कि 71% में बेचेगा तो 29% का हानि होगा, और 111% में बेचेगा तो 11% का लाभ होगा। अब यदि इन दोनों का अंतर देखें तो अंतर हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, फिर 11 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 40 बराबर दिया हुआ है 84 रुपया। पूछा क्या गया है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100% निकालना होगा, तो ये हो जाएगा 84/40 और गुना 100। 0 से 0 काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 21 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 210 रुपया। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83। एक मालगाड़ी एक स्टेशन X से दूसरे स्टेशन Y तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापस आती है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत दर क्या है? औसत चाल होना चाहिए। संपूर्ण यात्रा में औसत चाल क्या है? तो औसत चाल के लिए हम लोग जो फॉर्मूले का उपयोग करते हैं वो होता है 2x y/x जोड़ y, तो 30 और 20 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50। 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे 4 बार में, 3 दूना 6 और 6 चौका 24, 6 चौका 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84। ए का 30%, ए का 30%, बी का 0.25 और सी का 1/5, ये आपस में बराबर है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। 0 से 0 कट जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100। अब आगे ये नहीं कटेगा। हम लोग जब भी ए बी सी का अनुपात निकालेंगे तो ऊपर सब में 1 होना चाहिए, तो यहाँ 3 है, इधर सब जगह 1 है, लेकिन इस 3 को हमें क्या बनाना होगा? 1 बनाना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए पूरा को हम लोग क्या करते हैं? 1/3 से गुना कर देते हैं। जब 1/3 से इसे गुना करेंगे तो ये 3 से ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a/10। अब यहाँ पर कटने वाला कुछ है नहीं, तो ये आपस में गुना हो जाएगा b/12, और यहाँ पर भी हो जाएगा 3 और 5 गुना c/5 15। ए के नीचे ए का मान होता है, बी के नीचे बी का मान होता है, सी के नीचे सी का मान होता है। ए बी सी का अनुपात पूछा गया है, तो 10, 12, 15। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85। एक थोक व्यापारी अपने माल को खुदरा व्यापारी के पास 20% लाभ पर बेचता है। खुदरा व्यापारी माल को इतना रुपये में 25% के लाभ के साथ बेचता है, तो व्यापारी के लिए माल का क्रय मूल्य था। लिख लेते हैं पहले थोक वाला। थोक व्यापारी अपने माल को जो बेच रहा है 20% लाभ पर, तो लाभ पर बेच रहा है, तो इसको लिखते हैं 5 से 6, क्योंकि 20% बराबर ही होता है 1/6। तो 5 से 1 वृद्धि होगा तो 6 हो जाएगा। ये हो गया CP और ये हो गया SP। दूसरा कह रहा है कि दूसरा व्यापारी जो है, जो खरीदा, वो बेचेगा तो 25% का लाभ होगा, और 25% को लिखते हैं 1/4, तो यानी कि ये हो जाएगा 4 से 5। अब यहाँ पर देखें तो पहला व्यापारी जो माल को बेचा है, ये दूसरा व्यापारी जो खरीदा है, ये तो हो जाएगा इसका क्रय मूल्य, और ये दोनों आपस में होना चाहिए बराबर, जो कि बराबर ये नहीं दिख रहा है।
तो हमें सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य को इसका बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 6 के अनुपात में खरीदा है और यहाँ 4 के अनुपात में आ गया। इसके लिए दोनों को बराबर करेंगे पहले, और जब बराबर करेंगे तो इसे गुना कर देते हैं 4 से, ये 4 हो जाएगा ऊपर, और इसे गुना कर देते हैं 6 से। अब ये हो गया 6 चौका 24, यहाँ भी हो गया ये 4 छक 24, ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और यहाँ हो जाएगा 5 छक 30। यहाँ पे क्या कर रहा है, खुदरा व्यापारी इतना रुपये में 25% लाभ के साथ बेचता है, और खुदरा वाला बेच कितना में रहा है, 6 पंचे 30 के अनुपात में बेच रहा है, और 30 का मान कितना दे दिया गया है, 33.75। 30 का मान दिया है 33.75, एक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 33.75 बट्टे में 30। पूछा किसका गया, हम लोगों से पूछा गया है थोक व्यापारी के लिए माल का क्रय मूल्य, और थोक व्यापारी का माल का क्रय मूल्य होगा यही 6 चौका 24। तो इसको 24 से कर देना है गुना। अब इसे यहाँ से हल करेंगे, 6 से काटेंगे 6 चौका 24, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30। अब इसे काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 छक 30, बचेगा 3, 5 सते 35, बचेगा 2, 5 25। अब गुना कर देंगे, 4 गुना 5, 4 पंचे 20, 4 सते 28 और 2 30, 4 छक 24 और 3 2700, 2700, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या आ गया हमारा 86। इसमें पूछा गया है आसन्न मान। आसन्न मान यानी कि उसके आसपास का ही मान निकालेंगे, निकटतम मान बोल सकते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट मान नहीं निकालना है, आसपास का मान हम लोगों को निकालना है। तो जब इसे हल करेंगे तो ये तो 2/3 ही रहेगा, भाग है ये हो जाएगा 4/9। इसको हल करेंगे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 1 15/2 जोड़, और जब इसे हल करेंगे इन दोनों को आपस में गुना करना है और इसको उसके साथ में जोड़ देना है। जब इसको गुना करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4899/49, और इसके साथ गुना में दिया है 245। इसको हल कर सकते हैं, 2 से ये कटेगा 2 बार में, और इसको 3 से काटेंगे 3, और ये 3 से कटेगा तो 5। जब इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, इधर है हमारा 2/3, 2/3। अब भाग को बदल देंगे गुना में, तो 3 हो जाएगा ऊपर और 10 आ जाएगा नीचे। आगे है जोड़, तो यहाँ पे दे दिए जोड़, ये भी कट जाएगा, 49 एकम 49, और ये हो जाएगा 49 को गुना करेंगे 5 से तो ये कट जाएगा पूरा 245। अब इन दोनों को यहाँ पे हम लोग गुना करके लिखते हैं। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो आएगा वो होगा 24, 49 और इसके बाद 5। इन दोनों को गुना करने के बाद ये दोनों जब गुना होगा तो 24, 49, 5 आएगा। इसको हल करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 एकम 2, और 2 से काटेंगे 5 बार में। अब आगे जब इसे हल करें तो हो जाएगा 1/5 जोड़ 24, 49 और 5, 24,495। इसको हल करेंगे तो वैसे आ जाएगा 0.5। अब देखते हैं इसके आसपास में कौन सा वैल्यू दिया हुआ है। 24, 49, 5, यानी कि इसको देखें तो 24,495, 24,495, और 24,495 के आसपास में यही दिख रहा है 24,500। ये 24,050 काफ़ी पीछे आ गया, 24,500 होगा हमारा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 87। ए एक काम को 9 दिन में एवं बी
18 दिन में कर सकता है, ए 9 दिन में, बी 18 दिन में। इसका एलसीएम निकालते हैं तो 18, ए का इफिशियंसी हो जाएगा 2 और बी का इफिशियंसी हो जाएगा 1। आगे कह रहा है कि दोनों काम एक साथ आरंभ किए किंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़ करके चला गया। तो दोनों मिल करके काम करेगा तो 3 के इफिशियंसी से काम करेगा। मान लेते हैं कि कार्य जो है वो x दिन में समाप्त होता है, लेकिन 3 दिन पहले ए छोड़ करके चला जा रहा है, तो 3 दिन पहले तक तो दोनों काम करेगा। ये हो गया 3 दिन पहले। उसके बाद ए जब छोड़ करके चला गया तो 3 दिन बचा हुआ काम कौन करेगा? बी। और बी 3 दिन में जो काम करेगा वो 3 के अनुपात में काम करेगा। बी का क्षमता है 1, तो 3 दिन में 3 का काम करेगा और कुल काम जो दिया हुआ है वो 18 है हमारा। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा घटाओ, और 18 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा 15। इसको अभी गुना नहीं करते हैं, x माइनस 3 बराबर में 15। अब ये फिर कटेगा, आगे जाएगा तो भाग में होगा, 3 से काटेंगे 5 बार में। 3 इधर माइनस में है, इसको उठाकर दूसरे तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x बराबर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 में 3 जुटेगा तो ये हो जाएगा 5 और 3 8। तो 8 दिन में काम पूरा समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88। ए बी सी एक धनराशि को क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। ए बी सी 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांट रहा है। सबसे पहले हम लोग इस अनुपात को सही करते हैं और इसके लिए बट्टे को हटाते हैं। बट्टे को हटाने के लिए नीचे में जो हर का जो संख्या है इसका लघुत्तम से गुना करते हैं। 2, 3 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 12। अब जब 12 से 1/2 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 1/3 से 12 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1/4 से 12 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ये हो गया हमारा सही अनुपात। कह रहा है बी जितना पाता है ए उससे 400 रुपया अधिक पाता है। बी कितना पा रहा है? 4 और ए कितना पा रहा है? 6। तो कह रहा है बी जितना पाता है ए उससे 400 रुपया अधिक पाता है। अधिक कितना है? 2, और 2 किसके बराबर है? हो गया 400 के बराबर। तो 1 जो बराबर होगा वो 200 के बराबर होगा। 1 हो जाएगा 200 के बराबर। आगे पूछा रहा है संपूर्ण धन राशि पूछ रहा है, तो 6, 4 10 और 3 13। 1 बराबर 200, तो 13 बराबर 13 दूना 2600। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 89। यदि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बदले 14 किलोमीटर प्रति घंटा चला होता तो उतने ही समय में 20 किलोमीटर अधिक चला होता। कितना चल रहा है? 10 से 14 क्या किलोमीटर बढ़ा? 4 किलोमीटर बढ़ा। और यहाँ कितना किलोमीटर बढ़ रहा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा यदि चाल बढ़ा है तो दूरी बढ़ गया 20 किलोमीटर। तो यहाँ से समय निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि 5 घंटा चल रहा है गाड़ी। उसके द्वारा वास्तविक तय की गई दूरी, समय हो गया 5 और चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी होता है चाल गुना समय। ये हो गया समय और चाल मान लेंगे, चाल हो जाएगा पहला वाला ही, चाल हो जाएगा 10, 10 × 50। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90। 616 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 616 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई का मान 22/7 r²। r का ही मान निकालना है। काट सकते हैं इसको, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, इसको काटेंगे तो जाएगा 11 × 55, 11 × 55
और 11 छाक 66, 2 से काटेंगे फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अठे 16। आर का स्क्वायर होता है, नीचे है 7, तो यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर गुना हो जाएगा ये 7 गुना 28। आर बराबर लिखेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं आर बराबर यदि लिखें तो इसको लिख सकते हैं 7 गुना, इसको लिखेंगे 28 को तो ये भी लिख सकते हैं 7 गुना 4। अब आर बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट 7 गुना 4। यहाँ से देखेंगे वर्गमूल, तो 2 जोड़ा लग रहा है 7 का, तो 2 में से 1 निकाल लेंगे। इसके बाद 4 का वर्गमूल होता है 2, और 7 और 2 को गुना करेंगे 7 दूना 14, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 91, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इसमें देखें 1 से हो गया 4, 3 बढ़ा 4 से 7, 3 बढ़ा 7 से 10, 3 बढ़ा 10 से 3 बढ़ाएंगे तो फिर ये हो जाएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 92। यहाँ दिया गया है जल 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है एवं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। एक दिन तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, एक दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, तो यह तापक्रम समतुल्य होगा, यानी कि डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और पूछा गया है फ़ारेनहाइट में। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला का जो उपयोग करते हैं वो होता है C/5 बराबर F- 32/9। अब यहाँ पे हम लोगों को दिया किसका मान है, सेल्सियस में दिया हुआ है, C का मान दिया है कितना 35, तो ये हो जाएगा 35/5 बराबर F- 32/9। अब इसको यदि हम लोग हल करें आगे, तो हल करने के बाद 5 से कटेगा 7 बार में। अब इसको गुना कर देंगे 7 नाम 63 बराबर F-32। F बराबर निकालेंगे तो ये दूसरे तरफ आएगा तो जुट जाएगा, तो जोड़ेंगे 2 और 3 5, 6 और 3 9, 95 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 93। इसमें x का मान पूछा गया है, तो x का मान हम लोग यहाँ पे पहले एलसीएम ले लेंगे। 4 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो आएगा हमारा 24, सॉरी 12 ही हो जाएगा, 12 ही ले लेते हैं। 4 से भाग देंगे 3 बार में, 3 से x को गुना करेंगे 3x माइनस 6 से भाग देंगे 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ माइनस है तो माइनस और माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस। 6 से भाग देंगे 2 बार में, 2 तिया 6, और बराबर में दिया हुआ है 1। अब इसको आगे हल करते हैं तो ये घटेगा तो हो जाएगा x जोड़ 6 बटे 12 बराबर 1। अब यहाँ से यदि हम लोग क्रॉस करके गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x जोड़ 6 बराबर 12, और 6 दूसरे तरफ जाकर के ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है, और 12 में से 6 घटेगा तो 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 94। यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 2 का मान जो है वो 0 है, तो यहाँ से हल करेंगे तो x बराबर यहाँ प्लस में आगे जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, x का मान आ गया -2। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, ये हो जाएगा -2, ये भी हो जाएगा -2। अब जब इसे आगे हल करते हैं तो ये 3, इसके बाद 3 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 1, और इसके बाद गुना। अब फिर यहाँ पे -2 में +1 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1, और बट्टे यहाँ भी हो जाएगा -2, तो -2 -1 हो जाएगा -3। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो सब कट गया तो ये हो जाएगा 1 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 95। इसको कहा गया है पूर्ण वर्ग है,
एक पूर्ण वर्ग है तो k का मान निकालना है। इसको लिखेंगे स्क्वायर के रूप में तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 है तो 4y का स्क्वायर। a स्क्वायर देखो ये हो गया a स्क्वायर, ये b स्क्वायर जोड़ 2ab। a का मान है 3x और b का मान है 4y। यहाँ पर भी जोड़िए, फॉर्मूला में बदल दिए क्योंकि यहाँ पूर्ण वर्ग में कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है एक्स वाई, तो इस एक्स वाई को छोड़ देंगे, बाकी बीच वाला को हल कर लेते हैं। 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 एक्स वाई, और एक्स वाई पहले से दिया हुआ है तो बाकी का जो मान है के का मान हो जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96। एक त्रिभुज है ABC जिसमें कि AB बराबर है AC का। एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये हो गया त्रिभुज ABC। अब यहाँ पे AB और AC दोनों बराबर है, जो कि 2.5 और ये भी 2.5 दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि BC बराबर 4। इसकी ऊंचाई AD को ज्ञात कीजिए। ये हो गया इसका ऊंचाई जो है AD। यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाएगा दोनों तरफ। तो यदि ये 4 है तो इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 2। यहाँ पर ये D है, ये D है। अब यहाँ से देखें तो हम लोगों से AD पूछा गया है जो एक लंब है, तो AD बराबर जो होगा, लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर, और आधार है 2 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 माइनस 2 दूना 4 अंडर रूट 6 में से 4 घटेगा तो 2.25 अंडर रूट। अब यहाँ से 225 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 15, और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो वर्गमूल निकालेंगे तो 1 अंक के बाद हो जाएगा हमारा दशमलव, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 97। एक आयताकार मैदान 12 मीटर 16 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ये हो गया एक मैदान, ये हो गया विकर्ण। तो यहाँ पे तो हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनता है। लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर। तो विकर्ण बराबर, यहाँ से हम लोग यदि फॉर्मूला नहीं भी याद है विकर्ण का तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये हो जाएगा कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो कर्ण बराबर जो होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं तो 12 का हो जाएगा 12 गुना 12 144, और 16 का हो जाएगा 16 16 256। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 6 10, 5 4 9 और 1 10, 2 1 3 और 1 4, 400, और 400 का वर्गमूल होता है 20, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98। 50 छात्रों की एक कक्षा में 35 भौतिकी पसंद करते हैं, 30 गणित पसंद करते हैं एवं 3 दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। केवल भौतिकी कितने छात्र पसंद करते हैं? यदि इसके लिए हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे तो टोटल विद्यार्थी कितना है 50, 50 में से हम लोग घटा देंगे। किसको घटाएंगे? गणित और नहीं पसंद करने वाला। गणित पसंद करता है 30, और दोनों में से कोई भी विषय को पसंद नहीं करने वाला कितना है 3। यदि केवल हम लोग भौतिकी का निकाल रहे हैं तो ये गणित वाला के साथ लगाएंगे, और गणित का निकालते तो भौतिकी के साथ यहाँ पे लगाते। ये हो गया 50, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33, और जब इसे घटा देंगे तो घटाने के बाद आ जाएगा हमारा 17, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसके अलावा हम लोग वेन डायग्राम के आधार पर भी बना सकते हैं।
वेन डायग्राम के आधार पर। यदि दोनों से बताएंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बड़ा हो जाए और वीडियो वैसे भी थोड़ा लंबा होते जा रहा है, इसलिए हम लोग दूसरा कोई वीडियो में जो है इस तरह का सवाल को हम लोग वेन डायग्राम के आधार पर देख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 99। एक परीक्षा में 56% परीक्षार्थी अंग्रेजी में एवं 48% विज्ञान में असफल रहे। 18% अंग्रेजी एवं विज्ञान दोनों में असफल हुए। तो उन परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों में सफल हुए। चलिए देख ही लेते हैं वेन डायग्राम से। पहले बना लेते हैं वेन डायग्राम, ये बना दिए। पहले कह रहा कि 56% परीक्षार्थी अंग्रेजी में और 48% विज्ञान में असफल हुआ। तो हम लोग बीच में जो यहाँ पर लेते हैं ये दोनों लेते हैं। 18% अंग्रेजी एवं विज्ञान दोनों में असफल हुआ, तो 18 जो होगा ये बीच में हो जाएगा। मान लेते हैं ये हो गया अंग्रेजी और ये हो गया हमारा विज्ञान। कह रहा 56% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, 18 यदि यहाँ पे हो गया तो 56 में से 18 को घटा लेते हैं, 16 में से 8 जाएगा 8, 4 में से 1 जाएगा 3, ये हो जाएगा 38। समान तरीके से साइंस वाला को देख लेते हैं कि 48% साइंस में असफल है, तो 48 में 18 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30। यानी कि ये तो हो गया टोटल असफल होने वाला, फेल होने वाला छात्र। तो फेल होने वाला कितना हो गया 8 और 8 16 और 0 जोड़ेंगे तो 16, 3 और 3 6, 1 7 और 1 8। 86% बच्चा फेलिंग कर रहा है, बाकी जो बचेगा वो क्या होगा पास। तो टोटल तो 100% होता ही है। 100 में यदि 86% फेल हो गया तो पास कितना होगा 14%। ऑप्शन नंबर बी। अगला और इस सेट का आखिरी प्रश्न देखते हैं। जब एक 200 रुपये क्रय मूल्य वाले सामान को 198 रुपये पर बेचा जाता है तो हानि का प्रतिशत कितना है। हानि देखेंगे तो कितना का हानि हो रहा है 2 का, बट्टे में लिखेंगे क्रय मूल्य और गुना 100। 2 0 से 2 0 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो सब कट पिट गया तो बचेगा 1, यानी कि 1% का हानि हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ये था हमारा आज का सेट। धन्यवाद।